बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि आपकी जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, इसके साथ जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, उनका और स्किन के साथ जो रेलेवेंट डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होता है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपके डार्क सर्कल हैं, मिलाज़मा है, एक्जिमा है, स्कैबीज़ है, ख़ारिश है, इसके अलावा चंबल है, फिर ये आपको सोराइसिस है, या स्किन की ऐसी डर्मेटोलॉजी की कुछ बीमारियां हैं जिसको मेडिकेटेड जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है। और इसके साथ फिर हम ये देखेंगे कि दुनिया अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहती है। हर बंदा अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा फेस जो है वो जवानी वाला बुढ़ापे में भी नज़र आए, अगर मेरी उम्र ज़्यादा भी है लेकिन फिर भी कम लगे। तो एस्थेटिक इसमें कितना रोल प्ले करती है। और इसी तरह आज के अंदर हम एलोपेशिया, लोगों के बाल टूटना, गिरना, जड़ना, बाल चिड़का हो जाना, इस तरह के कई मसाइल लेके लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने डेली बेसिस पे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, लोगों के सवाल और जवाब होते हैं, लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना गेस्ट बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और एक परमानेंट जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो बेस्ड ऑन साइंस हम गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सोबिया नासिर, डॉक्टर सबा नासिर, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर सबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और आप हमारे हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कोई भी गेस्ट जब हमारे प्रोग्राम में होता है तो हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी मुश्किल और कितनी हडल्स के बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं। थैंक यू डॉक्टर तनवीर, मुझे बुलाने का और ये मौका देने का कि मैं अपनी इस चीज़ को और अपनी जर्नी को बता सकूं। अच्छा डॉक्टर तनवीर, मैंने एमबीबीएस के बाद जब आप हाउस जॉब कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक बड़ा एक उसमें रहते हैं कि अब क्या करें, एंड बीइंग अ फीमेल, फिर जब आपको समझ नहीं आ रही होती है, आपकी अपनी आगे फैमिली शुरू हो रही होती है, आपको समझ नहीं आती है आप क्या करें, लेके चले, कौन सा फील्ड लें, कौन सा ना लें। तो उसमें बड़ा देख के तो मैंने जो था वो डर्मेटोलॉजी को सिलेक्ट किया। अब आपको पता है मैंने हाउस जॉब भी डर्मेटोलॉजी में की थी, और जब मैं डर्मेटोलॉजी करती थी तो वहाँ पर सारा यही था कि ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको जितना भी आपको जो डायग्नोसिस बनाना है वो आपको आई के साथ बनाना है। एकदम आपकी आपकी इतनी पावर होनी चाहिए, आपको पता चले कि आपने जो देखा है आप उसको उसके डीडीज बना सके। बहरहाल वो जहन में चीज़ थी, क्योंकि अब जब हम हाउस जॉब कर रहे होते हैं हम अपने सीनियर से यही सुनते थे बड़ा मुश्किल है, इसकी स्टडी बहुत मुश्किल है, फिर स्टडी। लेकिन फिर भी ना एक शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने कहा वाई नॉट कि हम डर्मेटोलॉजी में ही अपनी ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने शुरू की इसकी, मैंने घुड़की हॉस्पिटल से, घुड़की टीचिंग ट्रस्ट हॉस्पिटल से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने 2 साल पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। अच्छा, जर्नी जो थी डॉक्टर तनवीर बहुत टफ थी, मुश्किल आसान नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे पेशेंट्स देखने हैं, सब कुछ क्या है। उसके बाद ये चीज़ें तो चले हम कर लेते हैं, लेकिन जब मरहला आता है ना एग्ज़ाम का, आपने एग्ज़ाम पास करना है, वो मरहला मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा सबके साथ मिल के और सारे हॉस्पिटल्स में जाके आपको पेशेंट्स देखने हैं, उनकी बीमारी को देखना है, उनको कैसे लेके चलना है। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हुआ, और 2 साल पहले मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, और 2 साल पहले मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ और कर रही हूँ, डर्मा के पेशेंट्स भी देखती हूँ और एस्थेटिक के पेशेंट्स भी देखती हूँ। ठीक हो गया। बीइंग अ फीमेल, आप ये क्या समझती हैं कि आने वाली जो हमारी मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं या अभी जो हाउस ऑफिसर्स हैं, फिर इसके अलावा वो आगे चाह रही हैं किसी स्पेशलिटी में जाना, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि वो डर्मा चूज़ करें? डर्मा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डर्मा अक्सर जो लोग हैं ना वो ये समझ के चूज़ कर लेते हैं कि ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। उनको लगता है कि एक्नी, ख़ारिश, एक्जिमा,
या फिर धदरी, ये सिर्फ डर्मा है। डर्मा को मैंने जब हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो बहुत से लोग इस चीज़ को जहन में रख के आए कि शायद यही है और बड़ा इजीली ट्रेनिंग हो जाएगी। नहीं, डर्मा ये नहीं है। ये हम कहते हैं डर्मा की माइनर चीज़ें हैं। डर्मा की जो मेजर बीमारियां हैं उससे आप आके देखें तो वार्ड्स भरे पड़े हैं, उनमें आपका कमांड होना चाहिए। तो डर्मा को ये समझ के मत आएँ कि यहाँ पर आपको एक तो ट्रेनिंग इजी मिल जाएगी या फिर आपको एग्ज़ाम मुश्किल इजी मिल जाएगा। मैं कहती हूँ कि डर्मा का एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि एक देखिए आप बाकी देख लें जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत इजी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। डर्मा की टर्मिनोलॉजी भी बहुत मुश्किल है। आपने उन चीज़ों को भी देखना है, फिर आपका डीडीज इतने स्ट्रांग होने चाहिए अपनी इस फील्ड में, और आपकी बड़ी बीमारियों के साथ आपको डील करना आना चाहिए। और बड़ी बीमारियों को जब आप नाम लेते हैं तो उसमें हमारी डोमेन में एसएलई आती है, हमारी डोमेन में सारे आपके सोराइसिस के पेशेंट्स आते हैं, हमारे जो बुलस डिसऑर्डर्स हैं वो सारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे माइकोसिस फंगोइडिस के पेशेंट आते हैं, हमारे लेप्रेसी के पेशेंट आते हैं। इन सब में आपको कमांड होनी चाहिए। और जब ये करते हैं उसके साथ आपने पेशेंट को कैसे लेके चलें, क्योंकि ये सारी क्रोनिक डिजीज़ हैं। ये वो डिजीज़ हैं जब किसी पेशेंट को शुरू हो जाती हैं तो वो फिर पेशेंट के साथ रहती हैं। हमने कैसे उनके रिमिशन में काम करना है कि उनको रिलैप्स दोबारा ना आए, और पेशेंट की साइकेट्री उस प्रॉब्लम्स पे कैसे करना है, क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं फिर ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। लोग मायूस भी हो जाते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। उनको काउंसिल करना है कि ये आपकी बीमारी आपके साथ चलेगी। मैंने अक्सर प्रैक्टिस में क्वैकरी में इनफेक्ट देखा है कि लोग, मेरे पास सोराइसिस के डॉक्टर तनवीर पेशेंट आते थे जो कि मेरे पास ये कह के आते थे कि मैं इसके पास गया, उन्होंने मुझे कहा हम 100% ठीक कर देंगे। वो बेचारे उस तरह गुमराह होते होते कोई 10 साल बाद हॉस्पिटल पहुंचता है, कोई 15 साल बाद। जब हम उन्हें बताते थे कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चलेगी तो पेशेंट के लिए एक झटका होता था, क्योंकि हमेशा वो जहाँ भी जाते थे उनको ये कहा जाता था कि आपकी बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। पेशेंट को सही काउंसिल मिसडायग्नोज हो जाता है, बेसिकली गोल्डन पीरियड वेस्ट हो जाता है। आप उनको गाइड सही नहीं कर रहे हैं। आप अपने थोड़े से, मैं कहती हूँ कि मुनाफे के लिए या जो भी है, आप पेशेंट से को एक तो गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। आप उनको सोराइसिस के पेशेंट को आपने हैवी स्टेरॉइड्स पे डाला हुआ है। फिर जब वो हमारे पास आते थे तो वो रिबाउंड फिनोमेना के साथ आते थे। उनको वहाँ पे ट्रीट करना और कैसे उनको लेके चलना होता था, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। बीमारी को 10-15 साल गुजर चुके होते हैं। जहाँ पे शुरू में इन्फ्लेमेशन को काबू पा लिया जाना चाहिए था, वो 10 साल बाद आप खुद देखें कि फिर वहाँ पे जो हमने इनिशियल टॉपिकल ट्रीटमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो फिर उस स्टेज पे जब हमारे पास आते हैं तो फिर हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की तरफ जाना पड़ता है, हमें बायोलॉजिक्स की तरफ जाना पड़ता है। पेशेंट की जेब के ऊपर भी खर्चा, और पेशेंट वैसे भी डिप्रेशन में जाता है फिर उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो हम स्किन डिजीजेज और फिर एस्थेटिक प्रोसीजर्स के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पता चले कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक, इनमें अगर फ़र्क वो करें तो कैसे करें? अच्छा, ये चीज़ भी ना बड़ी एक आपने सोच समझ के, क्योंकि लोग डर्मा शायद इसी वजह से करते हैं कि डर्मा नहीं करेंगे एस्थेटिक कर लेंगे। आप यकीन माने, हम जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमें एस्थेटिक बहुत कम सिखाई जाती है। वो बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं, हमारा सारा फोकस करवाया जाता है डर्मेटोलॉजी के ऊपर। डर्मेटोलॉजी आपको अपनी स्किन के साथ आपको खेलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारी स्किन किन चीज़ों से बनी है, हमारी स्किन के अंदर क्या चीज़ें हैं और किस लेवल पे बीमारियां आ रही हैं, हमें वो ट्रीट करना आना चाहिए। लोग मैंने बहुत से देखे हैं जो सिर्फ मुझसे पूछते हैं पर्सनली कि हम डर्मा कर लेंगे, हमने अपने एस्थेटिक क्लिनिक्स खोलने हैं। इस चीज़ को करके मत आएँ, क्योंकि एस्थेटिक क्लिनिक ऐसे नहीं खुलते हैं। आपका सारा फोकस डर्मा के ऊपर करवाया जाता है। जब कैंडिडेट्स आते हैं ना, और उसके बाद जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उनको आप यकीन मानिए मायूसी होती है इस चीज़ को देख के कि वो कोई और माइंड सेटअप के साथ आए थे कि हम तो यहाँ पे एस्थेटिक की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे डर्मा पढ़ाई जा रही है। अगर आपने डर्मा पढ़नी है तो माइंड बनाएं कि आपको डर्मा ही पढ़ाई जाएगी। यस, फिर आगे उसकी हमें चीज़ें करवाई जाती हैं, हमें सारा कुछ बताया जाता है, लेज़र कैसे करनी है, हमें फिलर्स के बारे में, हमारे टोक्स होते थे, टोक्स के स्टेशन बनते थे, हमें पील्स के बारे में बताया जाता था, हमें सारी फिलर्स की, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की। लेकिन ये एंड में, ये हमारा फोकस उन्होंने एंड में रखा हुआ होता है। शुरू में हमने डर्मा करना है, क्योंकि देखिए जब आप एस्थेटिक भी कर रहे हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। अगर आप लेज़र भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी वेवलेंथ डालनी है, कि हमने मेलानिन को टारगेट करना है, हमने हेयर फॉलिकल को कैसे टारगेट करना है। जब आपने डर्मा पढ़ी नहीं होगी, आपने पढ़ी नहीं होगी, आपको कैसे आइडिया होगा? तो आपने ये सोच के डर्मा में आना है कि हाँ नहीं यार, मैंने डर्मा पढ़नी है। डर्मा बेसिकली आप कह रही हैं कि डर्मा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक स्किन, और जो एस्थेटिक है ये ऊपर पॉलिश का काम है। ऊपर पॉलिश का काम है। डर्मा आप कहने स्किन अल्लाह ताला ने लार्जेस्ट ऑर्गन बनाया है।
पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन सबसे ही बड़ा है ऑर्गन है, आपने उसके साथ और हर ऑर्गन को इसने अपने अंदर अपने अंदर कवर किया हुआ है, आपने इसके साथ करना है। देखने में सिर्फ ऐसे नजर आ रही है, लेकिन आप जब इसकी देखेंगे तो इसकी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और पहली और दूसरी लेयर के लेवल्स पे कहाँ क्या क्या कितनी कितनी बड़ी डिजीजेज हैं कि मैं कहती हूँ कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये डिजीजेज डर्मा में होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीमारी को ये कहा जाता है कि SSTI, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अच्छा, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हम बहुत सी चीज़ें ले आते हैं। देखें, कोई भी इन्फेक्शन, टिश्यू का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ सेलुलाइटिस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एरिथ्राज्मा हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, फ्रंकुलोसिस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब हमने वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास इम्पेटाइगो के बच्चे आते हैं, वो भी आपका इन्फेक्शन आ रही है, स्किन की इन्फेक्शन आ रही है। जब इम्पेटाइगो बिगड़ते जाते हैं, हम बुलस इम्पेटाइगो की तरफ चले जाते हैं, हम SSS की तरफ चले जाते हैं, स्कार्लेट सिंड्रोम की तरफ चले जाते हैं, या 10 की तरफ चले जाते हैं। ये सारे स्किन के ही आपके हैं। इसमें क्या है कि अच्छा कोई ज़ख्म हुआ है सेलुलाइटिस का, कोई ज़ख्म हुआ है और वहाँ पे बैक्टीरिया ब्रीच कर गया है, आपकी स्किन ओपन हुई है, कोई भी चीज़ आपकी स्किन के अंदर ब्रीच कर गई है और उसने वहाँ जाकर इन्फेक्शन कॉज कर दी है। वहाँ पर फिर हमने देखना है अच्छा ये सेलुलाइटिस है कि एरिथ्राज्मा है, फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट को कोई IV एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्कार्लेट सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो जाते हैं, हमने उनको कौन से पेशेंट को एडमिट करना है, कौन से पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, तो बड़ी चीज़ें जो है वो देख के चलानी पड़ती हैं। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि प्रॉपर अपने जल्द के डॉक्टर के पास जाएँ, जो आपकी इन बीमारियों को डायग्नोज कर सके और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। एक्थाइमा के बहुत कॉमन वर्ड आपने देखा होगा, एक्थाइमा हमारे पास बहुत आता है, लेकिन लोग उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। मेरे पास रेफ़र होके पेशेंट आते हैं, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट, उनको एक्थाइमा का बहुत प्रॉब्लम रहता है, वो थोड़ा डीप इन्फेक्शन है स्किन की, ठीक है। अब वो जब वो आते हैं, वो बेचारे पता नहीं कितने कितने महीनों से कहाँ कहाँ किन किन के पास गए हुए होते हैं, और जब हमारे पास आते हैं होता कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हमने उनको गाइड करना है कैसी ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन बेचारे वो जिस जर्नी से गुजरे होते हैं और अपनी स्किन के अंदर उनको एक वो खड्डा सा नज़र आ रहा है और उसके ऊपर एक ब्लैक आपको स्कार सा नज़र आ रहा है, तो पेशेंट ज़ाहिर परेशान होगा उसके लिए। तो इसीलिए जो मेरे पास रेफ़र करता भी है, मैं उसको यही शुरू में कह देती हूँ कि आप प्लीज़ कोई ऐसे पेशेंट हुआ करें, इनको स्किन डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर दिया करें, ताकि इनका बर वक्त इलाज हो जाए। मेरे पास तो बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, मतलब पेम्फिगस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मतलब बुल्स डिसऑर्डर के। लोगों को शुरू में लगता है कि अच्छा कुछ खा लिया होगा या किसी फूड से एलर्जी हो गई होगी तो जिस्म पे छाले निकल आए, मुंह में छाले निकल आए, जिसम एफ्टर से बहुत कॉमन है। और आपको पता है पेम्फिगस बीमारी शुरू ही मुंह के अल्सर से शुरू होती है, और वहाँ पे उनका मिस डायग्नोज करेंगे, उनको नहीं समझ आएगी। 3-3 4-4 महीने जब उनको लगेगा उनका एफ्टर अल्सर कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आगे कहीं रेफर करेंगे। उतनी देर तक क्या होता है, उनकी बीमारी वो वाली जिस्म तक पहुंच चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वहाँ पे उनको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि नौजवान हो, यंगस्टर हों या एल्डर हो, वो जो कहते हैं कि मेरे जो है ना वो एक्नी बनते ही रहते हैं, ये ख़त्म ही नहीं होते, तो एक्नी से बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, एक्नी डॉक्टर तनवीर बड़ा एक मैं कहती हूँ कि करती कुछ भी नहीं है, मतलब आपका इंटरनल ऑर्गन्स ख़राब नहीं करिए, लेकिन पेशेंट का DLQI बड़ा ख़राब कर देती है। पेशेंट लिटरली डिप्रेशन में, स्पेशली यंग मेल्स एंड फीमेल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं जैसे ही प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में एक्चुअली जब एंड्रोजन्स के लेवल ऊपर जाते हैं तो ये सारी एक्नी जो है उनके ऊपर आना शुरू होती है, ठीक है। फीमेल्स के ऊपर भी ऐसे ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ, उसके अलावा स्ट्रेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पोल्यूशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी हैं, मेकअप का लड़कियां जिस तरह टीन एज में आके ज़रा लड़कियों को शौक होती है वो करना शुरू करती हैं, ये सारा रोल करते हैं। फिर जेनेटिक्स रोल प्ले कर रही होती है, सब रोल प्ले कर रहे हैं आपकी एक्नी के ऊपर। अच्छा, एक्नी के लिए अब जब मेल और फीमेल हमारे पास आते हैं, कॉमिडोनल एक्नी लेके आते हैं, कुछ पेप्लोपस्टुलर एक्नी लेके आते हैं। होता क्या है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बिगाड़ आता है घरेलू टोटके, मतलब बच्चों के या बच्चियों के एक्नी हो रही है, प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाएगा। उनको कहेंगे कि नहीं हमारे भी होती थी, ये लगा लो, बेसन लगा लो, या ये वाली क्रीम लगा, या साफ़ी पी लो, इससे आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पर उनको गाइड करना कि एक्नी क्यों हो रही है, पोर्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो क्लॉग कर रहा है, बैक्टीरिया कैसे जो क्लॉग कर रहा है उसके बाद वो एक्नी की शक्ल में आ रहा है, कॉमिडोन्स कैसे बन रहे हैं, प्रॉपर इलाज करवाएं। क्योंकि क्या होता है जब एक्नी बन जाती है उसके बाद जब उसके निशानात पड़ जाते हैं, ये वो खड्डे छोड़ जाते हैं,
फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट भी हम स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड्डे नहीं भरते हैं। हमारी अडेप्लिन या रेटिनॉइड वगैरह भी है ना, हम कहते हैं कि अगर 8 महीने से पुराना स्कार हो गया ना, तो इसने भी काम नहीं करना, आपको प्रोसीजर की तरफ जाना ही पड़ेगा। फिर वो तो लेजर ट्रीटमेंट पे और बाकी लेज़र ट्रीटमेंट भी, उससे पहले पील्स आ जाती हैं हमारे पास माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, लेकिन सबसे पहले एक्टिव एक्ने को रोकने के लिए हमने मेडिसिन देनी है। कुछ पेशेंट क्या करेंगे कि इस डर से नहीं लेंगे कि शायद हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, हमारे अंदर मजीद गर्मी कर देगी और एक्ने बाहर निकल आएगी। बिल्कुल अच्छा, इसको ठीक करने के लिए लोग ओवर द काउंटर स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स लेके लगाते हैं। मेरे पास आके लोग बोलते हैं हमने ये मिक्स क्रीम ली है, या हमने ये बेटनोवेट का नाम बहुत बोला जाता है, ओपीडीज में भी आपने देखा होगा बेटनोवेट का नाम बहुत बोला जाता है कि इसको ठीक करने के लिए ये लगाएं। वो इनिशियली तो आपकी इन्फ्लेमेशन रोक देगी, आपकी एक्ने को बढ़ा भी देगी, लेकिन उसका विड्रॉल साइड इफेक्ट जो आएगा ना बहुत बुरा आता है। जैसे मिलाजमा के लिए लोग वो पता नहीं डिफरेंट क्रीम में मिक्स करके, फिर मिलाजमा आ जाएगा, फिर टेलेंजेक्टेजियाज आ जाएंगे, मतलब खून की बारीक नालियां आ जाएंगी, फिर जिनका इलाज जो है ना, हम ये फिर आम टॉपिकल ट्रीटमेंट पे नहीं रह जाता, फिर हमें पेशेंट को लेजर्स की तरफ लेके जाना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चेहरे पर दाग धब्बे स्याहियों का खात्मा कैसे मुमकिन है और बंदा खूबसूरत अपने आप को कैसे रख सकता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले ना रोल मैं कहती हूँ प्ले करता है आपका सन ब्लॉक। हमारे यहाँ सन ब्लॉक लगाने का रिवाज नहीं है। हम अगर सन ब्लॉक दे भी दें, पेशेंट खुशी खुशी 1 हफ्ता तो लगा लेंगे, फिर कहेंगे छोड़ देंगे। क्योंकि वो लोग कहते थे हमारा सन एक्सपोजर है ही नहीं। लोग ये भी कहेंगे कि हमारा सन एक्सपोजर नहीं है, और लोगों को पसंद नहीं है। जो लोग बाहर भी जा रहे हैं वो अक्सर, आप जो मेरे पास पेशेंट आएंगे, आप क्या स्किन केयर रूटीन करें, नहीं सन ब्लॉक नहीं लगाता, चेहरे पे चिपचिपाहट करता है, सन ब्लॉक नहीं लगा रहे, ये ऐसे करता है। उसको अगर हम किसी को बोल भी देना, मेरे पास ऐसे तक के पेशेंट आए हैं जो मैं बोलती हूँ ना कि सन ब्लॉक लगाएं, तो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है। मैं कहती हूँ बीमारी में नहीं लगाना, ये आप सही भी है तो लगाना है। जब हम बच्चा पैदा होता है, प्रोटेक्शन है ना बेसिक। हाँ, ये बच्चा पैदा हो जाता है, हम 6 माह से कह देते हैं कि सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, और जब तक आपकी ज़िंदगी आपने लगानी है। अच्छा, आप सन ब्लॉक लगाते रहेंगे, ये आपको यूवी रेडिएशन से बचा रहा है, ये आपको यूवीबी रेडिएशन से बचा रहा है। आपकी यूवीबी रेडिएशन कितनी खतरनाक है, ये आपके बेसल सेल कार्सिनोमा कर रही है, ये आपका स्क्विमस सेल कार्सिनोमा कर रही है, ये आपके एक्टिनिक केराटोसिस कर रही है। ये सारे वो कार्सिनोमास हैं जो आपकी सन एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर आते हैं। अगर आपने सन ब्लॉक लगाया होगा तो आप इस तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। आपने देखा होगा जिनका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, जो बाहर काम करते हैं, एट सम एज अपना 55 to 60 में उनको बेसल सेल कार्सिनोमा का बहुत मसला आता है, और फिर वो बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए फिर हमें उसको सारा सर्जिकल उसका रिमूव करना पड़ता है। वो एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो क्यों ना आप पहले ही एहतियात कर लें। अच्छा, एक ये, और अगर आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे आपके चेहरे के ऊपर से झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी, आपके चेहरे के ऊपर से रिंकल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि डिले हो जाएंगे, और आप पिगमेंटेशन से बच जाएंगे। फिर जो पिगमेंटेशन का जो दूसरा मसला है जो आपने अभी जिक्र किया कि बाजारी क्रीमें, आप पार्लर पे जाएंगी, फीमेल्स पार्लर में जाएंगी, सस्ती के चक्कर में या किस चक्कर में वो ले लेंगी और क्रीमें, मिक्स क्रीम्स लगाना शुरू कर देंगे। अब उन मिक्स क्रीम्स के अंदर क्या है, उनके अंदर हाई पोटेंशियल स्टेरॉइड्स हैं, उनके अंदर मरकरी है, ये दोनों हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं। जब ये स्किन के अंदर लगाएंगे तो ये आपके मेलास्मा कॉज करेगी, ये आपकी पिगमेंटेशन कॉज करेगी। अच्छा, फिर मेलास्मा जब किसी का ट्रिगर हो जाता है और उसको फिर काबू करना बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ मेलास्मा की एक मैंने 1 कॉज बताई है, मेलास्मा के बहुत कॉजेज हैं, जिससे मैंने यूवी रेडिएशन आपको एक बताई, उससे बहुत हो रहा होता है, एक जेनेटिकली हो रहा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हो रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा होता है। फीमेल जो प्रेगनेंसी से गुजरती हैं उनमें ये मेलास्मा बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो जो मेलास्मा है उस पेशेंट को भी गाइड करना कि आपको जितना बाहर सन ब्लॉक ज़रूरी है, घर के अंदर भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपने किस तरह लेज़र, क्योंकि कुछ हमने लेज़र टारगेटेड ट्रीटमेंट्स रखनी होती हैं, कुछ हम मेसोथेरेपीज़ की तरफ आ जाते हैं, और उसके साथ साथ हमने पेशेंट को कवरेज देनी होती है विद टॉपिकल क्रीम्स एंड सन ब्लॉक। अच्छा, पेशेंट क्या करेगा, अगर हम उसका मेसोथेरेपी या लेज़र से ठीक करेंगे, वो हफ्ता उस चीज़ में केयर करेगा, 2 हफ्ते बाद वो सन ब्लॉक लगाना छोड़ देगा, वो रिबाउंड होकर वापस आएगा। पेशेंट को गाइड भी किया जाता है कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आता है पेशेंट इसके साथ। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सबा नासिर हमारे साथ मौजूद होंगी और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं स्किन डिजीज़ और एस्थेटिक प्रोसीजर के ऊपर कि आपकी जिल्द के ऊपर जितनी भी बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों के बाद जो अपने निशानात छोड़ जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर
आपकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जा सकता है या खूबसूरती को बढ़ाया कैसे जा सकता है। इन सारे मौज़ूआत पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर सबा नासिर, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, और इनकी ग्रिप मजबूत है आपकी इन बीमारियों के ऊपर। तो डॉक्टर साहबा से हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, स्केबीज़ की भी बड़ी बात आती है कि जैसे मौसम बदलता है लोगों को खारिश पड़ जाती है और पूरा घर जो है वो खारिश की लपेट में आता है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, स्केबीज तो बहुत बड़ा इशू है। ओपीडी आप कहने भरी पड़ी रहती है सर्दियां जब शुरू होती हैं। स्केबीज खारिश का कीड़ा है, घर में किसी एक अफराद को लग गया, किसी एक फर्द को लग गया तो वो सब अफराद को लगेगा। क्यों, क्या है कि ये खारिश का कीड़ा, इसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी खारिश होती है। तो क्या होगा कि रात के टाइम पे जब पेशेंट अपने बिस्तर में जाएगा तो जब उसको गर्मी होगी तो उसमें उसको बहुत खारिश होगी, बहुत खारिश होती है और इसकी इच बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खारिश की कुछ ख़ास जगह हैं इसमें। आपकी फिंगर वेब्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ दाने से निकल आते हैं। ये मतलब जब मैं पेशेंट्स को, जब हमारे पास आते भी हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें खुद देखें अपनी। बीच में फिंगर वेब्स में, आपकी बगलों में, एक्जिला में, आपके ग्रॉइन एरियाज में, आपकी नाफ के आसपास, ये सारी स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर ये आपको खारिश का कीड़ा जो है इसकी खारिश आती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो बड़े हैं उसमें फेस में तो नहीं आता, लेकिन बच्चों में हम फेस पे भी ये बीमारी जो है वो देखने में आ जाती है। बहुत सीवियर बीमारी है। जब हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर एक बच्चे को, और अभी सपोज बाकी अफराद को नहीं ये मसला आया है, फिर भी जिस बच्चे को है उसने भी लोशन लगाना है। उसके घर में जितने भी अफराद रहते हैं, बेशक उनको खारिश का कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, उन सब ने लोशन लगाना है। लोशन को लगाने का क्या तरीका है कि रात को आपने लोशन लगाना है, हर जगह लगाना है, मुंह को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी के ऊपर आपने लगाना है, हाथों के अंदर, आपकी ग्रॉइन एरिया वहाँ पे लगाना है। आप वॉशरूम, आपको हाजत होती है, आप जाएं वहाँ जगह धो के दोबारा से लगाएं। आपने 12 घंटे अपने जिस्म के ऊपर ये लोशन लगा रहने देना है। घर के जितने भी अफराद हैं, जो छोटा बच्चा है उसको बेशक यहाँ पर भी लगाएं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने सुबह 12 घंटे के बाद शावर लेना है। आपके जितने भी बिस्तर हैं उनको धूप लगवाएं और जो कपड़े हैं उनको गर्म पानी में धोएं। अच्छा, इसके बाद आपने सपोज अगर आज ले लिया है तो आपने 1 हफ्ते बाद ये अमल दोबारा दोहराना है और आपने इसी तरह घर के सब अफराद ने ये लोशन लगाना है। कुछ खारिश की दवाइयाँ दी जाती हैं, हम खारिश की दवाइयाँ देते हैं। अगर एक फर्द लगा रहे और घर के बाकी अफराद नहीं लगा रहे तो आप लिख लें कि खारिश का कीड़ा नहीं निकलता। और हमारे पास यही मसलों के साथ आते हैं पेशेंट। एक जिसको होता है सिर्फ वो लगा लेता है, उसको भी ठीक नहीं होता और घर के बाकी लोगों को भी खारिज का वो फिर नंबर वाइज बदल के आते रहते हैं, वो बदल के आते रहते हैं और जिसको होता है उसको भी ठीक नहीं होता, एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो जिस तरह आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अगले हफ्ते भी, अगर पूछेंगे अगले हफ्ते क्यों, देखिए इसका ये होता है कि जो हम लोशन लगाने के लिए दे रहे हैं ना, वो आपका जो खारिज का कीड़ा है उसके ऊपर काम करता है, उसके अंडों पे काम नहीं करता। हमने उसके अंडों के अंदर से भी जो बच्चे निकले उनको भी मारना है। वो क्या होता है, फिर जब वो मर जाता है 1 हफ्ते के अंदर जो उसने एग दिए होते हैं वो हैच हो जाते हैं। हमने इसलिए कहते हैं कि अगले हफ्ते भी लगाएं ताकि जो एग हैच हुए वो वाले कीड़ा भी साथ ही मर जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से इसका जो है खात्मा हो सके घर से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डर्मा के साथ चूँकि आप एस्थेटिक को भी देखती हैं, एस्थेटिक प्रोसीजर के अंदर हम ये नाम सुनते हैं, लोग कहते हैं जी हाइड्रा फेशियल करना है। अब हाइड्रा फेशियल की कितनी टाइप्स हैं और क्या ये सेफ है हर बंदे के लिए? अच्छा, हाइड्रा फेशियल, देखिए हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छी चीज़ है, अगर देखने में कहा जाए और सुनने में कहा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ना हमारे यहाँ जी इसका इस्तेमाल बड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ हर बंदा हाइड्रा फेशियल मशीन लेके बैठा हुआ है, हर इवन के ब्यूटी सैलून, हमारे सैलून्स में सारे, और इवन मेल सैलून्स में भी, मेल आप जो बाल कटवाने जाएंगे उसमें भी हाइड्रा फेशियल मशीन्स रखी हुई होती हैं। यहाँ पे इसकी जो आपका जो क्वालिटी है और वो मेयार है वो गिर जाता है। आप अक्सर मैंने पेशेंट्स में क्या देखे, हाइड्रा मीन्स वाटर। अक्सर पेशेंट्स में मैंने क्लिनिक्स में या किसी ऐसी जगह पे मैंने खुद देखी हैं ये चीज़ें कि उसको सिर्फ सक्शन कर देते हैं और उसको नाम देते हैं इट्स अ हाइड्रा फेशियल। क्यों, ये हमारी ये मशीन ख़राब है, तो पेशेंट को क्या पता चलेगा। आप पेशेंट का, ज़ाहिर पेशेंट को तो नॉलेज नहीं है, आप उसकी उस चीज़ को भी के साथ भी खेल रहे हैं, पेशेंट को रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, पेशेंट का मज़ीद चेहरा आप ख़राब कर रहे हैं। हमें कभी ब्लीच के उसमें हक में नहीं होती, लेकिन जो ब्लीच होती है जब आप आम सैलून्स पे जाते हैं वो आपको ब्लीच लगा दें ताकि इमीडिएट एक रिजल्ट आ जाए, और उस इमीडिएट रिजल्ट की वजह से पेशेंट का एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है कि देखा क्रीम लगाई एकदम रिजल्ट आ गया। लेकिन वही जिस बात हो गई कि स्टीरॉयड जिस एकदम रिजल्ट देता है तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं।
जब मैं पेशेंट का हाइड्रा फेशियल करती हूँ, उसको सबसे पहले गाइड करना है कि ये कोई जादू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं डाला है, मैंने कोई इसके अंदर ब्लीच नहीं डाली है। बहुत से पेशेंट जब अगर आप सैलून का देखेंगे ना, उससे पहले वो उसके फेस को जो वो मसाज करेंगे वो ब्लीच से मसाज करेंगे या ब्लीच लगा देंगे ताकि हाइड्रा फेशियल दें तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो पेशेंट को जब गाइड करें कि इसके अंदर ब्लीच नहीं हमने डाला, हम जो इसके अंदर डालेंगे इंग्रेडिएंट्स और सीरम्स डाल रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए कैसे ब्राइटनिंग करेंगे, हमने कौन से सीरम्स का इंतखाब करना है जो वाकई ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं। हमने कोई ऐसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करना जो कि आपको इमीडिएटली तो रिजल्ट दे दें लेकिन बाद में आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स दें। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, कुछ स्टेप्स का प्रोसीजर होता है। लेकिन हाँ, हमें समझना है कि उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, उसमें हमारी जो हम एलईडी लाइट देते हैं वो क्या कर रही है। पेशेंट्स को नॉलेज नहीं होता है और जब वो किसी सैलून वाले के पास जाते भी हैं ना, तो जब वो आखिर में मास्क लगाते हैं या तो वो अक्सर मना कर देती हैं और जो ब्यूटिशियन होती है उसको नहीं गाइड करना आता कि ये क्यों ज़रूरी है। वो से पूछेंगी भी ये इसका क्या पर्पज़ है, उनको पर्पज़ नहीं पता। अब जब उसके अंदर से लाइट्स निकल रही हैं, मेरे से बहुत से पेशेंट पूछते हैं ये आप रेड लाइट क्यों लगा रही हैं, तो रेड लाइट ने आपकी डर्मिस तक जाना है। हमने वो रेड लाइट की जो हमने वेव लेंथ है वो हमने डर्मिस तक रखी हुई है ताकि इससे आपका कोलेजन प्रोड्यूस हो। इसलिए हम 10 से 15 मिनट के लिए वो लाइट लगाते हैं ताकि आपका कोलेजन की सिंथेसिस शुरू हो। ये फ़र्क है। अच्छा, हम ब्लू लाइट दे रहे हैं, ब्लू लाइट इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमारी एक्ने को कंट्रोल करे, उसके अंदर से जो लाइट निकलेगी जो आपके पोर्स हैं उसके अंदर जो आपका बैक्टीरिया उसको किल करेगी, उधर आपका जो रिज़ल्ट है वो नज़र आना शुरू होगा। तो ये चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। हम जो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके साथ कर रहे होते हैं वो सारी हम क्यों कर रहे हैं, आखिर में हम कोल्ड हैमर क्यों दे रहे हैं, ताकि हमने जितने भी सीरम्स वगैरह लगाए हैं वहाँ पर उसके बाद जब हम कोल्ड हैमर देते हैं ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए और आपका जो हमने मेडिसिन दी है वो लॉक हो जाए। हाइड्रा फेशियल वैसे बहुत अच्छा है अगर आप किसी एक्सपर्ट हैंड से करवाएं तो। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्थेटिक और डर्मा, चूँकि आप दोनों की एक्सपर्ट हैं तो इसलिए मैं मल्टीपल क्वेश्चन डिफरेंट एंगल्स के साथ कर रहा हूँ ताकि पब्लिक को समझने में आसानी हो कि अपने चेहरे को उम्र से कम दिखाना हो तो इसका क्या तरीका है। अच्छा डॉक्टर तनवीर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पेशेंट्स मेरे पास आएंगी अराउंड 40-45 के, डॉक्टर चेहरा ढलक गया है, झुर्रियाँ आ गई हैं। हम तो इस चीज़ का ख्याल भी बहुत रखते हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा नाइट केयर रूटीन भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन झुर्रियाँ आ रही हैं ये वो। अच्छा, मैं हमेशा पेशेंट को गाइड करती हूँ कि देखिए आफ्टर 25 आपका कोलेजन डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। आपका हर साल 1% कोलेजन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। मैं पेशेंट को कहती हूँ 30 के बाद अगर आपने कुछ भी नहीं करवाना ना तो सिर्फ एटलीस्ट माइक्रो नीडलिंग शुरू करवा लें। माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है कि आपका कोलेजन बनता रहता है। वही जो आप पे जो थोड़ा सा फाइन लाइंस और रिंकल जो आपको 40 साल की उम्र में नज़र आएंगे वो आपको 45 या 50 की उम्र में फिर नज़र आएंगे। हमारी एज ब्रैकेट्स होती हैं 30 to 35, आप लाजमी माइक्रो नीडलिंग करवाएं। 35 to 40 की एज में जब आ जाते हैं फिर हम लोग कोलेजन के बूस्टर्स देते हैं, हम लोग कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो टाइटेंड रहे। 40 to 45 में जब चेहरा और वॉल्यूम वगैरह बिल्कुल ढलक जाता है, हम कुछ स्किन टाइटनिंग मशीन्स के ऊपर ले जाते हैं या हम थ्रेड्स के ऊपर ले जाते हैं या वैसे पीडियो मोनो थ्रेड्स के जब लेके आ जाते हैं ताकि आपका इलास्टिन भी जो है वो भी प्रोड्यूस होता रहे, आपका कोलेजन भी प्रोड्यूस होता रहे और आपकी स्किन ज़रा टाइटन रहे। फिलर्स का ऑप्शन है, बोटॉक्स का है, लेकिन वो भी ऐसे करना है कि हर वक्त नहीं कि करवाते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बोटॉक्स भी अगर आप करवाते जाएंगे तो बोटॉक्स की भी एक स्टेज पे आके अगेंस्ट बोटॉक्स एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो हर किसी को सही मशवरा देना है, ये नहीं कि उसको बोटॉक्स की ठीक है, फाइन लाइंस आई हैं, आपके मसल्स जो हैं वो हमने रिलैक्स करने हैं, बहुत ज़्यादा उनका ओवर यूज़ होके वो काफ़ी दफ़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमने उसको रिलैक्स करना होता है। कुछ टाइम के लिए अच्छे भी हैं लेकिन बहुत एक्सेसिव यूज़ भी इसका अच्छा नहीं है। बोटॉक्स का एक लिमिट में रख के लगाएं और एक नेचुरल उसकी तरफ जाएं जो आपके कोलेजन को प्रोड्यूस करे, जो आपकी कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट अप करे ताकि आप यंग दिखें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डे और नाइट अगर दोनों में क्रीम्स का जिक्र करें तो कौन सी क्रीम ऐसी बेस्ट आप फार्मूला बताती हैं कि जो नाइट में लगना चाहिए और कौन सा डे में लगना चाहिए या बिल्कुल कोई भी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा बताती हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आएंगे ना तो उन्होंने ना पूरे बैग उठाए हुए होंगे सीरम्स और क्रीम्स के, पता भी नहीं होगा कहाँ से क्या मंगवा लिया है, खोले भी नहीं होंगे, एक्सपायरी डेट आ गई होगी, वैसी पड़ी होंगी उनके बैग में। अगर आपके
चेहरे पे पिगमेंटेशन है या कुछ भी है, आप सुबह के टाइम पे विटामिन सी लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सीरम की सूरत? सीरम की सूरत में लगा लें, क्रीम की सूरत में लगा लें, विटामिन सी लगाना है। सीरम जो लेकिन वो होता है, लोग जो सुबह के टाइम डायरेक्ट लेमन मल लेते हैं। नहीं लेमन नहीं लगाना। लेमन से क्या होगा, एक तो आपकी स्किन ब्लीच होगी, स्किन आपके ऊपर एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है। मैंने लेमन क्या चेहरे ये बालों के ऊपर लोगों को मैंने गार्लिक मलते हुए देखा है, उससे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस लेके आ जाते हैं, ईडन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आता है, छाले बन जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सुबह के टाइम पे विटामिन सी लगाएं। विटामिन सी जो बिगिनर्स होते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि 5% से शुरू करें, फिर एस्कॉर्बिक एसिड को आप 10% पे ले जाएं, और आपने अपनी रूटीन में 15 to 20% रखना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट उसके आएँ। विटामिन सी लगाएं, उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं। ज़्यादा पिगमेंटेशन का इशू है, दिन के टाइम पे आप कोई भी अल्फा आर्बिटोन या कोजिक एसिड लगाएं, ये लगाएं, और रात में भी यही फार्मूला रखें। डबल क्लिनजिंग का पेशेंट को मैं हमेशा कहती हूँ जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है कि एटलीस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड के साथ अपनी स्किन की डबल क्लिनजिंग करें। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकालें, और रात को अपनी स्किन को साफ़ करके सोएं ताकि आपको एक्ने के इश्यूज़ भी कम रहें और आपको ऑयली स्किन के इश्यूज़ भी कम रहें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, फेस वॉशेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो फेस वॉश या सोप आपकी नज़र में बेस्ट क्या है? अच्छा, ये दोनों इसमें है। सोप भी अगर आपने यूज़ करना है ना, तो मैं डव वाइट सोप को बड़ा अच्छा कंसीडर करती हूँ। लोगों के जहनों में है कि डिटोल जरासीम निकाल देता है। मेरे पास खारिज का कीड़ा लेके भी लोग आएंगे ना, स्केबीज, वो कहेंगे हम डिटोल लगा रहे हैं, खारिज का कीड़ा नहीं खत्म हुआ। भाई डिटोल क्या करेगा खारिज के कीड़े के ऊपर? अगर स्किन में कहीं पे एलर्जी भी आई ना, तो लोग डिटोल या सेफगार्ड का यूज़ करना शुरू कर देंगे कि जरासीम मर जाएंगे। एक तो ये डिटोल और सेफगार्ड ने बड़ा लोगों को ना मसले में डाला हुआ है। आप सिंपल डव वाइट सोप यूज़ करें, बहुत माइल्ड सोप है अगर आपने साबुन पे रहना है, ठीक है। अगर नहीं तो जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है उनको हम सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश देते हैं, बहुत कम परसेंटेज में देना होता है। जैसा मैंने आपको कहा 2% पे हम सैलिसिलिक एसिड देते हैं। हाँ, जब हमारे पास पेशेंट क्लिनिक पे आता है, हमने पील्स करनी होती है, फिर हम उनको हायर कंसनट्रेशन पे लेके जाते हैं, और वो भी सिर्फ हम अंडर सुपरविजन सिर्फ अपने क्लिनिक पे ही दे रहे होते हैं। लेकिन जो आवाम को दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत इरिटेशन करता है, तो 2% ही पब्लिक जो है स्किन जो है वो आपके लिए सूटेबल है, उसके साथ हम देते हैं। आप यूज़ करें, जैसा मैंने आपको तरीका बताया कि रात को अपना स्किन की डबल क्लींजिंग करें। आप अपना सैलिसिलिक एसिड का जो है, या फिर आप अपना मेंडेलिक एसिड का यूज़ करें, ये सारे बड़े अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, फिर कुछ लोग होते हैं कि ब्राइटनिंग इफेक्ट का जो हमें है वो सीरम या फेस वॉश बता दें, ब्राइटनिंग इफेक्ट के साथ भी आते हैं। हम लोगों ने पेशेंट को देते हैं कुछ ग्लाइकोलिक एसिड के साथ, पेशेंट के बनाए होते हैं बहुत कम कंसनट्रेशन में, जो पेशेंट को रिजल्ट दे रहे होते हैं। लेकिन जो भी चूज़ करना है अच्छी कंपनी का चूज़ करें, और ये चीज़ें रिजल्ट देती हैं। लेकिन जो लोकल चीज़ें हैं ना, लोकल में मतलब जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो नहीं आपने यूज़ करनी, मेडिकेटेड चीज़ें जो है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपने जाना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम देखते हैं कि सर्दियों, गर्मियों, बारिश, अंधेरी के अंदर लोगों के अंदर जो ना बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, मेल के हों या फीमेल के हों, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, बालों का भी ना एक कॉन्सेप्ट है। अब फीमेल्स भी आती हैं, फीमेल्स ज़ाहिर है टेलोजन फ्लूवियम लेके आ रही हैं, मेल आ रहा है, मेल को टेलोजन फ्लूवियम भी है, और बेचारे जो मर्द हजरात हैं वो ज़रा अपनी 20-25 की एज में आके ज़रा गंजे भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट उनको समझाने पड़ते हैं। एक तो बहुत बुरी मार्केट पकड़ी हुई है बायोटिन की। बायोटिन की कमी हमारी अवाम में इतनी नहीं है। हमारी फीमेल्स को आप उठा के देख लें, आप भी देखें, विटामिन डी डेफिशिएंट या इंसफिशिएंट है। हमारी अवाम फेरेटिन की, आयरन की कमी की शिकार है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पेशेंट का बाल गिर रहा है। आप अपना विटामिन डी पूरा करें, आप अपना फेरेटिन लेवल 3-3, 4-4 महीने। अच्छा, पेशेंट क्या करेगा, 10 दिन दवाई खा के कहेगा कि नहीं आराम आ रहा। भाई आप उसको 3 से 4 महीने अपनी डाइट पे रखें, आप एक लेवल पे लेके आए अपना विटामिन डी और फेरेटिन, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर शैम्पू का इंतखाब अच्छा करें। शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं हैवी सल्फेट शैम्पू से, मार्केट भरी पड़ी है हैवी सल्फेट शैम्पू से, वो आप करेंगे उससे आपके बाल गिरेंगे। हमारी आवाम को होता है कि साबुन वो लगाना है जो झाग दे। अब झाग ही वो वाली झाग होती है जो, अब जिससे आप अपने कपड़े धोते हैं तो वो सर्फ के अंदर जो झाग डाली होती है वही हम लोग जो है वो साबुन के अंदर, शैम्पू के अंदर डाला होता है। तो आपने अगर शैम्पू यूज़ करना है तो ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें। ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करने के साथ साथ फीमेल्स, तो मैं कहती हूँ 70%, रिसर्च बताती है 70-75% हमारी एशियन जो फीमेल्स हैं वो विटामिन डी की कमी और फेरेटिन की कमी का शिकार हैं। इसको देखें, मल्टी विटामिन्स दें, डाइट का बहुत शौक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज को पूरा करें, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कुछ भी डिजीज़ की तरफ आ जाते हैं बाल, वो फिर जब डिजीज़ वाले होते हैं वो स्पेसिफिक उनकी एक लुक आना शुरू हो जाती है, तो उस पर वो वाली मेडिसिन दी जाती हैं।
अब जो मर्द हजरात आते हैं, मर्द हजरात भी ऐसे ही हैं, आएंगे डॉक्टर ये तेल लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं तो आराम नहीं आ रहा, हमने ये वाला तेल भी लगा लिया, ये वाला तेल भी लगा लिया, और वो क्या सफ़र कर रहे होते हैं, मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से। उनको बताना कि ये आम बाल वाला हेयर फॉल नहीं है, ये आपको मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, पहले वो फ़र्क बताया जाता है, फिर बताया जाता है कि ये तेल इसके ऊपर काम नहीं करेगा। पीछे उसको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाना कि मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आ क्यों रहा है। फिर वहाँ पर फिर जब उनको काउंसिल किया जाता है कि मिनॉक्सिडिल की तरफ रहें, फेनेस्ट्राइड की तरफ रहें, इसने काम करना है, मेल हार्मोन है, एंड्रोजन है, ये सारा वो रोल प्ले कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो एंजाइम बैठा हुआ है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसको हमने इनहिबिट करना है, और वो इनहिबिट करेगा आपका फेनेस्ट्राइड। वो आप यूज़ करें, वो जब तक यूज़ करेंगे आपका बाल गिरना बंद हो जाएगा, झड़ना बंद हो जाएगा। और साथ में मिनॉक्सिडिल लें, क्योंकि मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा वेसोडाइलेटर है, FDA अप्रूव्ड। ये 2 मेडिसिन हैं जो आपके मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया पे काम करेगी। आपका सरसों का तेल या आपका तारे मिरी का तेल काम नहीं करेगा इसके ऊपर। जाहिर बात है, ऑयल ट्रीटमेंट और हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं ना, बिल्कुल। उसको नहीं समझते हैं। और हाँ, उस पर भी जब आएंगे 20-25 की उम्र में अगर आपका बाल गिरना शुरू हो गया है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट शिफराना शुरू कर दें। कुछ मर्द हजरात होंगे 40 या 45 या 50, तब आपका हेयर फॉलिकल ही श्रिंक हो चुका होता है, तब हम ये ट्रीटमेंट्स कर भी दें या PRPs कर भी लें, हम उसको नहीं रिवर्स कर सकते हैं। फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं। शुरू में आपका हेयर फॉलिकल अभी सही है, हेल्दी है, हम अगर आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे और साथ में हेयर PRPs या दूसरे प्रोसीजर्स करवा लेंगे तो आपका गंजपन से जो आपको जो 30 में आना है उसको बचा लिया जाएगा, आप बच सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते हैं गंजपन आएगा तो इसके पास पैसे भी आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अब इसकी, जैसे आपने माइक्रो नीडलिंग की बात की, तो माइक्रो नीडलिंग एक आम आदमी के समझने के लिए क्या है और ये कब करवाना चाहिए? अच्छा, माइक्रो नीडलिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 25 तो ऑनवर्ड मैं कहती हूँ कोलेजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर आपको 30 से ऊपर कोई प्रोसीजर करवाना है तो सिंपल माइक्रो नीडलिंग शुरू करवा देनी चाहिए। इसमें क्या है डॉक्टर तनवीर, कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसके अंदर से हम प्लाज्मा और ये प्लेटलेट जो है हम अलग करते हैं। अब ये अलग जब हम करते हैं, ये फिर पेशेंट का ही प्लाज्मा और प्लेटलेट है, हम पेशेंट के अंदर ही डालते हैं, और वो थ्रू माइक्रो नीडलिंग भी डाला जाता है और वो वैसे भी इंसुलिन सिरिंज के साथ भी डाल दिया जाता है। अब इसने क्या करना है, इसके अंदर बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर हैं, ये पेशेंट के जाके स्किन के अंदर ये ग्रोथ फैक्टर को करेगा रिलीज, फाइब्रोब्लास्ट को रिलीज करेगा और कोलेजन की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो मतलब है आप ही का खून लेके आप ही से का कोई ही फायदा दिया जा रहा है। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट। अब आप आजकल देखने कि प्लाज्मा के साथ कितनी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं ऐसे ही आपकी ऑर्थो में, कितना ये आपकी जोड़ों की दर्दों के लिए और इवन अल्सर्स के लिए जो हील नहीं हो रहे होते उनके लिए हम PRPs आजकल इन चीज़ों के लिए भी कर रहे हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर कितनी पावर है और वो कितने अच्छी इसके अंदर चीज़ें हैं कि वो आपकी स्किन को और माइक्रो नीडलिंग जो है वो डे केयर प्रोसीजर। माइक्रो नीडलिंग जो है वो छोटी छोटी पिन्स होती हैं जिसके थ्रू डर्मा पेन के थ्रू हम उसमें माइक्रो पंक्चर्स करते हैं। वो फेस के ऊपर होता है, आपके हाथों के ऊपर होता है, आपके किसी भी चीज़ के ऊपर, आपको केलॉइड बना हुआ है, कुछ भी है, कोई स्ट्राइप बना हुआ है, हमने उस जगह का कोलेजन बूस्ट अप करना है। हमने ये माइक्रो नीडलिंग उस जगह पे करनी है। तो माइक्रो नीडलिंग के थ्रू अगर आप PRP करवाते हैं उसके तो डबल इफेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि एक तो आप माइक्रो पंक्चर कर रहे हैं, उसके अपने आप वो इफेक्ट दे रहे हैं और उसके साथ पेशेंट का ही प्लाज्मा डाल रहे हैं, तो उसको डबल इफेक्ट आते हैं। फिर उसके साथ कुछ हम मीजो सीरम्स यूज़ करना शुरू, सपोज अगर पेशेंट है उसको मलेजमा है, उसको एक्ने है, कुछ ऐसे सीरम्स टारगेट किए जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को रिजल्ट्स आना शुरू हों। एक्सोसोम आजकल न्यू ट्रीटमेंट आ चुकी हुई है, एक्सोसोम्स की तरफ हम चले जाते हैं, एक्सोसोम करते हैं। इसके अलावा भी जैसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ गया, PDRN आ गया, पोलियल, और ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको इस पर भी मज़े की बात बताती हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले दो तीन पेशेंट आई मेरे पास। अच्छा, एक पेशेंट जो आई है मेरे पास, उनको ये एक्नी का इशू था, एक्नी स्कार्स का इशू था। मैंने उनको इसी तरह माइक्रो नीडलिंग और इन चीज़ों का बताया। उनके साथ जो उनकी अटेंडेंट आई हैं वो उनको डरा रही हैं कि ये काम नहीं करवाओ, ये तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस करेगा, और वो खुद पेशेंट क्या लगा रही है, गोल्डन पर्ल। और मैं वो होके बैठ गई, मैंने कहा जो आप क्रीम लगा रही है ना ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैवी स्टेरॉइड है। ठीक हो गया। और ये चीज़ें नहीं करेंगी। पेशेंट को इन चीज़ों पे लेके आना, काउंसल करना और मेरा ख्याल गाइड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रोफेशनल लोग काउंसल नहीं करेंगे तो ये इस तरह की मिथ और थ्योरी चीज़ें चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं, वरना मेरे पास हज़ारों सवाल थे, अभी मैं उसको और भी कर सकता था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस पे प्रोग्राम बनाएंगे।
डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 1 मिनट के अंदर जी। डॉक्टर सबा नासिर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? अच्छा, मेरा यही पैगाम है कि देखिए, स्किन जो है हमारी एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और अपनी स्किन का ख्याल जो है आप लाजमी करें। मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास उस टाइम पे आते हैं कि आपने इस टाइम पे आ गए और कहते हैं कि हमारी जो स्किन है उसको बिल्कुल यूथफुल कर दें और उसको ठीक कर दें। और शुरू में जब आपके हार्मोन्स बड़े एक्टिव हैं और आप बिल्कुल यंग दिख रहे हैं, उस टाइम आपको बिल्कुल केयर नहीं होती है। आप वहीं से प्लीज़ अपनी स्किन की केयर करना शुरू करें। ये हमारे जिस्म का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इस तरह के मशवरे की ज़रूरत है तो मेरा क्लिनिक है जी, DHA फेज़ 4 में आप वहाँ पर लाजमी आए विद द नेम ऑफ 3 layers डॉट क्लीनिंग। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और मेरा फेसबुक पेज भी है विद द नेम ऑफ डॉक्टर सबा नासिर। आप उसको ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको कोई भी मसला है तो आप मुझ तक आपकी रसाई हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबा। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर सबा नासिर हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर सबा के सामने रखें ताकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन साइंस वो आप लोगों तक डिलीवर करें। अगर आपको अपनी स्किन से रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई भी मसला आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके कमेंट्स और आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे डॉक्टर सबा नासिर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।